हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं पालमपुर की कहानी। जी हाँ, चैनल का नाम है ई क्लासेस बाय मनीष सर। पालमपुर की कहानी के माध्यम से हम लोग अर्थशास्त्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पालमपुर का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं ना पहली बार तो परिचय कराते हैं कि तो मेरा नाम ये है और मैं ये काम करता हूँ, इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, इस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे पड़ोस में ये लोग रहते हैं, मेरे पास में ये वाला गांव है। बोलते हैं नहीं बोलते ऐसा? तो ऐसी पालमपुर का परिचय मैंने आपसे कराया। क्या कराया था कि पालमपुर गांव जो है वो 450 लोगों की बस्ती है, 450 परिवारों की बस्ती है। उसमें लगभग 150 परिवार अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, 80 परिवार ऐसे हैं जो धनाढ्य किसान हैं, बड़े किसान हैं। ये बताया था ना आपको मैंने। फिर भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था कि एक 12मासी सड़क है जो पास में एक गांव है बड़ा वाला रायगंज, उससे जोड़ती है। रायगंज में मंडी भी है। रायगंज से थोड़ा और आगे कस्बा बस्ती है शाहपुर, उससे भी एक सड़क जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप जान चुके थे और साथ में आपने उत्पादन के संगठन भी देख लिए थे। उत्पादन के संगठन के लिए 4 कारकों की ज़रूरत हुई थी। कौन कौन सी हुई थी याद है क्या? भूमि, श्रम और पूंजी। पूंजी के 2 भाग थे। कौन कौन से? भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भौतिक पूंजी भी 2 प्रकार की थी, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। ठीक है ना? आ गया सब कुछ याद? चलिए आगे बढ़ें। चलिए अच्छा, आगे हम देखते हैं कि पालमपुर की भूमि कैसी है। टॉपिक में आपके क्या लिखा है? भूमि स्थिर है। तो भैया कहाँ की भूमि स्थिर रहती है? हर जगह की भूमि स्थिर रहती है, लेकिन यहाँ पर भूमि स्थिर है से क्या तात्पर्य है, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पालमपुर की कहानी का आज भाग 2 आपको मैं लेकर आया हूँ। इसमें पालमपुर में खेती इस भाग के अंतर्गत हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भूमि कैसी है। तो ये बता रहे हैं कि भूमि स्थिर है। और दूसरा टॉपिक है क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि भूमि स्थिर है, मतलब भैया भूमि तो सभी जगह की स्थिर रहती है, इसमें नई क्या बात है? ये किस तरह की स्थिरता की बात हो रही है? चलिए हम इसको देख लें। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। ठीक है ना? आपके गांव में भी खेती ही उत्पादन की प्रमुख क्रिया होगी। इसी तरह से पालमपुर में भी खेती ही उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर हैं। अब ये निर्भर लोग कैसे हैं? या तो किसान हैं अथवा कृषि श्रमिक है, मतलब खेतिहर मजदूर हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक शब्द आया किसान और दूसरा आया कृषि श्रमिक। इन दोनों में अंतर है। किसान वे होते हैं जो भूमि के मालिक होते हैं और कृषि श्रमिक वे होते हैं जो भूमि के मालिक नहीं होते, लेकिन खेतों पर जाकर काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी खुद के नाम पर कोई भूमि या खेत नहीं होता है। ठीक है ना? लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। भैया किसान मालिक हो या खेतीहर मजदूर हो, खेती के उत्पादन में कुछ कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन हमारा पाठ क्या बोल रहा है? एक मूलभूत कठिनाई है। वह मूलभूत कठिनाई यह है कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। फिर आगे वही वाली बात कि भूमि क्षेत्र स्थिर है। तो कैसा स्थिर है? धैर्य रखिए आप लोग, आगे आगे अपन बढ़ रहे हैं, अपनी समझ में आ जाएगा कि कैसी स्थिरता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। जितना 1960 में ज़मीन थी पालमपुर में 200 हेक्टेयर ज़मीन, उतनी ही आज भी पालमपुर में 200 हेक्टेयर ज़मीन ही है। 1 इंच ना बढ़ी, 1 इंच ना घटी। अच्छा, 1960 में क्या किया था पता है आपको? उस गांव के कुछ लोगों ने मिलकर बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदल दिया था। लेकिन अब वहाँ पर नई भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए या कृषि उत्पादन करने के लिए बढ़ाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। यही कहलाती है भूमि की स्थिरता। मतलब फसलों के लिए रकबा नहीं बढ़ सकता। जो रकबा 1960 में था वही रकबा आज भी है। उस समय जंगलों को काटकर ये खेत बना दिए गए थे और आज यहाँ पर खेती हो रही है, लेकिन तब से अब तक में खेती के रकबे में कोई अंतर नहीं आया, बराबर है। हाँ, उत्पादन में ज़रूर अंतर है। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? अब अगर कोई बोलता है भूमि की स्थिरता, मतलब भूमि का चलायमान या स्थिर होना वाली बात नहीं है।
भूमि की स्थिरता मतलब भूमि के रकबे में वृद्धि नहीं होना। जितनी भूमि कल थी उतनी ही भूमि आज है। पालमपुर की खेती योग्य भूमि, खेती योग्य रकबा जितना 1960 में था उतना ही आज है। यही है भूमि की स्थिरता। यहाँ अब बात आती है कि अगर भूमि नहीं बढ़ रही है तो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? भाई सवाल ही नहीं उठता। हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं दिन ब दिन। ज़मीन भले ना बढ़ रही हो, भूमि का रकबा भले ना बढ़ रहा हो, खेती का रकबा भले ना बढ़ रहा हो, लेकिन हमारी आवश्यकताएं तो दिन ब दिन बढ़ रही हैं ना। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है ना। तो जी महंगाई के मुकाबले अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो हमको ज़्यादा पैदावार करना पड़ेगी कि नहीं? अब ज़्यादा पैदावार करना पड़ेगी तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमको युक्तियाँ लगाना पड़ेंगी। क्या युक्तियाँ लगाना पड़ेंगी? कि वो जो भूमि जितनी भी हमारे पास है उसी से ज़्यादा फसल हो सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें पालमपुर में जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पर? पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि नलकूप की व्यवस्था है हर खेत में। मतलब लगभग पूरा क्षेत्र जो है वो सिंचित है नलकूप से। ये सारी सुविधाओं को देखते हुए पालमपुर जो है वह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। अब आपको करना क्या है? नक्शा उठाना है भारत का, उसमें उत्तर प्रदेश का नक्शा उठाना है और उत्तर प्रदेश के नक्शे में पश्चिमी भाग देखना है। ये पश्चिमी भाग पंजाब और हरियाणा के आसपास लगा हुआ सा नज़र आएगा। तो ये पश्चिमी भाग में कौन कौन से ऐसे बड़े गांव हैं उनको आपको तलाशना है, ठीक है ना। तो चलिए हम पालमपुर की बात करते हैं। तो पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है और कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। मतलब जितना रकबा है उस पूरे रकबे में फसल बोई जाती है और 1 इंच ज़मीन भी खाली या पड़ती वहाँ पर नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। पालमपुर में बरसात के मौसम की फसल जिसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। तो पालमपुर में बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ज्वार और बाजरा। तो बरसात के मौसम में जो फसलें बोई जाती है उन फसलों को क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें। समझ में आया ना। इन पौधों को पशुओं के चारों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जबकि इसके बाद इन फसलों को काटकर अक्टूबर और दिसंबर के बीच यहाँ पर आलू की खेती होती है तथा सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। मतलब सर्दी के मौसम में मतलब सर्दी की फसल क्या होती है? रबी की फसल होती है। तो हमको 2 नाम आए, एक खरीफ आया, एक आया रबी। तो रबी और खरीफ की फसलें कब कब बोई जाती हैं? रबी की फसलें सर्दी में और खरीफ की फसलें बारिश के दिनों में। आप लोगों को बताया कि पालमपुर की भूमि स्थिर है। तो जैसा कि मैंने बोला था स्थिर मतलब ऐसा नहीं, स्थिर मतलब स्टेबल नहीं, स्थिर मतलब उसका रकबा जितना 1960 में था उतना ही रकबा आज है। लेकिन ज़मीन भले ना बढ़ी हो, किसानों की आवश्यकताएं तो बढ़ी हैं। अब जितनी ज़मीन है उसी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार कैसे लें हम? ये युक्ति लगाना ज़रूरी है। तो किसानों ने क्या किया? बरसात के मौसम में खरीफ की फसलें लगाना शुरू किया। खरीफ शब्द जो है यह एक तरह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मानसून या बारिश, ठीक है ना। तो मानसून के समय में जो फसलें लगाई जाती हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो मोटे अनाज की फसलें हैं, सोयाबीन इत्यादि, ये कहलाती हैं खरीफ की फसलें। क्या खरीफ की फसलों को लगाते ज्वार बाजरा को और अपने पशुओं को चारों के रूप में या चारे के रूप में, भोजन के रूप में उनको खिलाते, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया खरीफ की फसलों के बारे में। अब जब खरीफ की फसलें कट जाती, सितंबर अक्टूबर के आसपास इनकी कटाई हो जाती है, तो इनकी कटाई के बाद अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के बीच क्या करते हैं ये लोग? वहाँ खेतों में आलू बो देते। तो इस तरह से आलू उगाता। अब इसके बाद सर्दी का मौसम स्टार्ट होता। तो सर्दी के सीजन में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको बोलते हैं रबी की फसलें। अच्छा, क्या होता है? बादल छाए रहते हैं बारिश के टाइम पे, बादल छट गए तो किसके दर्शन हो जाते हैं बादल के हटने के बाद? सूर्य के। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रवि। तो रवि के दर्शन के साथ सर्दियों के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं वे कहलाती हैं रबी की फसलें, जैसे गेहूँ, चना, मटर इत्यादि। तो रबी की फसल के रूप में पालमपुर के किसान गेहूँ बो देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब एक ही सीजन में, एक ही साल में, मतलब एक ही साल में उन्होंने
पहली क्या फसल बो दी, खरीफ की फसल बो दी, बीच में आलू उगा लिया और इसके बाद उन्होंने रबी की फसल के रूप में गेहूं बो दिया। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं। अब जो रबी के सीजन में जो गेहूं लगाया था उस गेहूं का उत्पादन हो गया, तो इस उत्पादित गेहूं में से परिवार के लिए खाने का गेहूं रखकर शेष गेहूं जो है वे किसान क्या करते, रायगंज की मंडी में जाकर बेच देते, यहाँ पर आकर मंडी में बेच देते। अब इसके बाद वो साथ में एक काम और करते थे, भूमि के एक भाग में वे गन्ने की खेती भी करते हैं। अब गन्ने का क्या होता है, आपको मालूम है कि गन्ना जो है साल में एक बार इसकी कटाई होती है। तो समझ में आया ना। तो जो पालमपुर के जो किसान हैं, जो अपनी उपयोगिता का गेहूं बचाकर जो अतिरिक्त गेहूं था वो रायगंज की मंडी में बेच दिया, और जो अपने खेत के एक भाग में गन्ना लगाया था उस गन्ने को काटकर या तो गन्ना सीधे बेच दिया, खड़ा गन्ना बेच दिया शक्कर फैक्ट्री मालिकों के लिए, शुगर फैक्ट्री के लिए, या फिर खेतों में गुड़ बनाकर शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़ें, चलिए। तो पालमपुर में जो किसान हैं वे एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं, जैसे बारिश में खरीफ की फसल, सर्दी के मौसम में रबी की फसल और गर्मियों के मौसम में जायद की फसल। तो ये 3 फसलें आपकी समझ में आ गई। बारिश के सीज़न में खरीफ, सर्दी के सीज़न में रबी और गर्मी के सीज़न में जायद की फसलें। तो इस तरह से पालमपुर के जो किसान हैं वह एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलों की पैदावार करते। अच्छा, ये ऐसा कैसे संभव हो पाता? यह इसलिए संभव हो पाता क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। मैंने आपको बताया ना कि हर खेत में नलकूप से ही सिंचाई होती है, और नलकूप कैसे चलता है? बिजली से चलता है। भाई पालमपुर में बिजली बहुत जल्दी आ गई थी और इसी कारण पालमपुर की सिंचाई पद्धति बदल गई। जब तक बिजली नहीं आई थी तब तक सिंचाई कैसे करते रहे होंगे? तो जब पालमपुर में बिजली नहीं थी तब किसान रहट के द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। ये देख रहे हैं आप, रहट में क्या होता है कि एक बैल होता है और कुएं में इस तरह से डब्बे लगा दिए जाते हैं। तो इन डब्बों से जल स्तर पहले ज़्यादा नीचे नहीं होता था, तो इस तरह से कुएं से इन डब्बों से पानी निकल के एक नाली में जाता, ये बैल घूमते जाते, ये चक्र जो है इस तरह से घूमता जाता, ये चक्र घूमता तो उससे पानी निकल कर नाली में जाता और ये फिर धीरे धीरे करके खेतों में इसकी सिंचाई होती। तो इस तरह से जब तक नलकूप बिजली से नहीं चलने लगे, बिजली का जब तक प्रयोग नहीं हुआ सिंचाई में, तब तक पालमपुर के किसान रहट का उपयोग करके खेतों में सिंचाई करते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है, तो उन्होंने नलकूप के माध्यम से सिंचाई करने का कार्य आरंभ कर दिया। आप इन चित्रों को देखकर भी समझ सकते हैं कि बैलों के माध्यम से जो रहट के द्वारा सिंचाई हो रही है और बिजली के माध्यम से नलकूप के द्वारा जो सिंचाई हो रही है उसमें समय और रकबे या क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा फर्क आ गया। तो इसके लिए सरकार ने शुरू में कुछ नलकूप लगवाए, लेकिन जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगवाना आरंभ कर दिए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 1970 के दशक के बीच तक लगभग 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र पर सिंचाई होने लगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। बिजली आने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जहाँ पर रहट से सिंचाई होती थी, अब 1970 के दशक के आते आते तक 200 हेक्टेयर के पूरे रकबे में, जितना रकबे में फसल बोई जाती थी उस पूरे रकबे में सिंचाई होने लगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस सिंचाई का फ़ायदा हुआ, इस विकसित सिंचाई पद्धति का फ़ायदा हुआ कि पालमपुर के किसान एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाने लगे। तो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की जो प्रणाली है या प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में आ सकता है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की जो प्रक्रिया है वह बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। तो आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। तो अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए है खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में
पैदा की हुई फसल के रूप में मापा जाता है। तो देखिए, जैसा कि हमने शुरू में जाना कि पालमपुर की भूमि स्थिर है, उसका रकबा अब नहीं बढ़ाया जा सकता। चलिए, रकबा नहीं बढ़ाया जा सकता तो उसी भूमि से हमने क्या किया, अधिक से अधिक पैदावार करने की कोशिश की। तो पैदावार बढ़ाने का एक तरीका क्या था, बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, किसी एक ही वर्ष में किसी एक भूमि से एक वर्ष में यदि एक से अधिक फसल उगाई जाती है, एक से अधिक फसल पैदा की जाती है, तो वह पद्धति या वह प्रणाली क्या कहलाती है, बहुविध फसल प्रणाली। तो पालमपुर के किसान भी यही करते थे। आप सोचिए, अच्छा आपके गांव के किसान क्या करते हैं, यही करते हैं ना। बारिश का मौसम शुरू हुआ तो खरीफ की फसल बो दी, सर्दी का मौसम आया तो रबी की फसलें बो दी, गर्मी आए तो मूंग बो दी, या वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। तो इस तरह से यह जो सिस्टम है वह बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। और इस बहुविध फसल प्रणाली से उसी एक ज़मीन के टुकड़े से अधिक पैदावार की जा सकती थी। एक तरीका ये हो गया, क्या हो गया, बहुविध फसल प्रणाली एक तरीका हो गया उसी भूमि से पैदावार बढ़ाने का। और अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। एक दूसरा तरीका यह है कि हम आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाएं। अब आधुनिक कृषि पद्धति में क्या होता है, चलिए हम उसको समझ लें, फिर हम यहाँ पर आकर चर्चा करेंगे। 1960 के दशक के बीच तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। मतलब पारंपरिक बीज कैसे, हमने खेत में जो फसल बोई उसी फसल में से थोड़े अच्छे बीज हमने देखे। जैसे गेहूं हमने बोया, 50 बोरा गेहूं निकल आया। उस 50 बोरा गेहूं में से हमने देखा कि बीज के लिए 1 बोरा करीब गेहूं हमने अच्छा वाला निकाल कर अलग कर लिया। दोबारा अगली बार जब हम खेत में बुआई करने जाएंगे तो उसी बीज को जो हमारे ही खेत में उगा था हम उसको बीज के रूप में प्रयोग कर लेंगे। तो ये कहलाया पारंपरिक बीज। लेकिन इससे क्या होता था, इससे उपज अपेक्षाकृत कम होती थी। परंपरागत बीजों को कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। मतलब पारंपरिक जो बीज थे जो अपने ही खेतों में तैयार होते थे, अपनी ही फसल का एक अंश होते थे, उनमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती थी। और खाद के रूप में जिनको हम उर्वरक कहते हैं, गाय का गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद जैसे मही वगैरह डालते हैं ना हम लोग, मही, केंचुआ खाद इत्यादि इत्यादि, नीम की खली, सरसों की खली वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों का उपयोग हम प्राकृतिक खादों के रूप में करते हैं। तो ऐसे ही 1960 के दशक में जो पालमपुर के किसान थे वो भी ऐसे ही करते थे। ये सारी चीज़ें उनके पास में सहज उपलब्ध हो जाती थी। तो जो पारंपरिक बीज हैं उनको अगर वे लगाते थे खेत में तो उससे उपज कम होती थी, उससे अपेक्षाकृत उपज उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, सिंचाई भी कम लगती थी। जो खाद प्रयोग में लाते थे गोबर वगैरह वो भी घर में तैयार हो जाता था, इनको बाज़ार से खरीदना नहीं पड़ता था। अच्छा, सिंचाई कम पड़ती थी तो क्या होता था, कुएँ लगा लेते थे, कुएँ से काम चल जाता था। और जो गोबर की खाद थी वह भी घर में तैयार हो जाया करती थी। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि 1960 के दशक के अंत में, मतलब 1960 का जो दशक था, 61, 62, 63, 64 करके जब आगे बढ़ते गए तो अब हरित क्रांति आ गई। ध्यान रखिएगा, कौन सी क्रांति आ गई, हरित क्रांति, ग्रीन रेवॉल्यूशन, हरित क्रांति। इसने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HIV बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। अब जो बीज आए खेतों में बोने के लिए वे थे HIV। H का मतलब होता है हाई, Y का मतलब होता है यील्डेड और V का मतलब होता है वैरायटी। हाई यील्डेड वैरायटी के जो सीड्स थे, जो बीज थे, वे अधिक उपज देते थे। जो परंपरागत बीज होते थे उनकी तुलना में ये HIV बीज एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करते थे। इसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े से अब पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा। देखिए, उसी स्थिर भूमि से जिसका रकबा नहीं बढ़ाया जा सकता, पैदावार बढ़ाने के लिए ये दूसरा तरीका हमने देख लिया। पहला तरीका बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा तरीका कौन सा आ गया, आधुनिक कृषि पद्धति, जो हरित क्रांति के माध्यम से 1960 के दशक के अंत में आ गई। क्लियर हो गया ये चीज़। अब जब हरित क्रांति के माध्यम से जो बीज आए वो हमारे घर के, हमारे ही खेत में उगाए गए परंपरागत बीजों की तुलना में उच्च उपज क्षमता वाले बीज थे, उनसे पैदावार अधिक होने लगी। तो इस तरह से उसी रकबे पर अब हम और अधिक पैदावार करने लगे। लेकिन उससे हुआ क्या,
इस तरह के बीजों को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती थी। जब ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती थी तो ये ज़्यादा सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग होने लगा, ज़्यादा रकबा में सिंचाई होने लगी, ज़्यादा रकबे में बुआई होने लगी, और जब सिंचाई बढ़ गई, बीजों की उपज क्षमता बढ़ गई, तो उत्पादन भी, पैदावार भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया। कितना बढ़ गया, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं, और साथ में ये भी जानते हैं कि HIV बीजों के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें HIV बीजों के लिए आवश्यक हैं जिनसे वे अधिक से अधिक पैदावार करते हैं या देते हैं। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों मतलब HIV बीजों से अधिकतम पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी, रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ती थी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, HIV बीज जब खेत में बोना शुरू किए, उनकी बोनी के बाद खेतों में सिंचाई भी बहुत ज़्यादा लगने लगी और उनके लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। ये बहुत अच्छे से समझ लिए इस चीज़ को। परंपरागत जो बीज थे जो हम अपने ही खेतों में उगाते थे, उसमें क्या होता था, उसमें कम सिंचाई लगती थी और जो खाद थी वो घर में ही गोबर के द्वारा तैयार खाद को हम प्रयोग में ले आते थे। लेकिन जब HIV सीड्स आए, HIV अधिक उपज क्षमता वाले बीज आए, तो क्या हुआ, इसका ये था कि अधिक उपज पाने के लिए हमको उच्च उपज HIV सीड्स की आवश्यकता हुई, साथ में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया। बगैर इन चीज़ों के मतलब HIV सीड्स, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के संयोजन के बिना अधिक उपज पैदा करना संभव नहीं था। जब तक रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग HIV बीज के साथ खेतों में नहीं किया जाएगा, तब तक अधिक पैदावार लेना संभव नहीं हो पाएगा। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ऐसे किसान हैं जो खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मैंने आपसे बोला था ना कि भारत के नक्शे में देखना, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से गांव हैं आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पंजाब और ये हरियाणा, ये वाला जो क्षेत्र है और यहाँ के जो किसान हैं ये नवाचारी किसान कहलाते हैं और खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहला प्रयोग इन्हीं ने किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HIV बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीद लीं। हार्वेस्टर उन्होंने खरीद लिया, जिनसे जुताई और कटाई के काम को तेज गति प्राप्त हुई। इससे गेहूं की जो पैदावार थी वह ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज जो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, वह HIV बीजों के प्रयोग के बाद 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई, बहुत अधिक वृद्धि हुई। और इससे अब क्या हुआ, किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब अधिक मात्रा में, अधिशेष मात्रा में गेहूं बचने लगा। समझ में आया ना? तो इस प्रकार आपने पालमपुर के गाँव के जो किसान हैं उनके बारे में जाना कि पालमपुर में खेती की जो ज़मीन थी, जो रकबा था, वो बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो उन लोगों ने क्या किया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए दो तरीके अपनाए। पहला तरीका जो था वह बहुविध फसल प्रणाली का था कि एक ही साल में खरीफ की, रबी की और जायद की फसलें लगाईं और उन्होंने पैदावार बढ़ा ली। दूसरा तरीका था हरित क्रांति के बाद जो 1960 के अंतिम दशकों में आई, 1960 के दशक के अंत में आई, उसके अंतर्गत आधुनिक कृषि को अपनाया। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों ने इसको आजमाया। लेकिन HIV बीजों में एक समस्या आई। पैदावार तो क्रांतिकारी हुई, बहुत ज़्यादा हुई। भाई देखो, जो साधारण हमारे परंपरागत बीज थे वे 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम उपजाते थे, जबकि HIV सीड्स जो हैं वे कितने उगाने लगे, प्रति हेक्टेयर 3200 किलोग्राम। कहाँ 1300 और कहाँ 3200, लगभग 2.5 गुना उत्पादन बढ़ गया। तो अब उत्पादन बढ़ा तो ये कैसे संभव हुआ उत्पादन बढ़ना? HIV बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग,
इन तीनों चीज़ों के, चारों चीज़ों के संयोजन से ही ये पैदावार में वृद्धि संभव हुई। ठीक है ना। तो इस तरह से अब किसानों के पास क्या होने लगा, जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो किसानों के पास में गेहूं अधिशेष मात्रा में शेष बचने लगा। अब वे उस गेहूं को बेचने के लिए रायगंज की मंडी या आगे जाके शाहपुर के व्यापारियों को भी बेच सकते थे। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, हेक्टेयर शब्द का प्रयोग हमने किया। आप लोगों के यहाँ अलग अलग नपाई के लिए शब्द प्रयोग करते होंगे, भूमि के नापन के लिए, कहीं बीघा, कहीं एकड़, कहीं गजा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन हेक्टेयर क्या होता है आपको बता दें हम कि हेक्टेयर शब्द का प्रयोग आपकी किताब में जो दिया गया है उसके अनुसार 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वही 1 हेक्टेयर होता है। मतलब 100 बाई 100 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर। समझ में आ गया। सामान्य तौर पर 2.5 एकड़ का हमारे क्षेत्र में 1 हेक्टेयर बोला जाता है। अब आप लोगों के क्षेत्र में क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, आप अपने आस पड़ोस में पता करिएगा कि आपके यहाँ जो ज़मीन नापने की इकाई है, ज़मीन मापने की इकाई है, वह क्या है, हेक्टेयर है, एकड़ है, बीघा है या गुंठा, गजा, जो भी है वो आप लोग पता करिएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, भारत में जो सिंचाई की व्यवस्था है ना वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से है। आप लोग भूगोल में पढ़ेंगे, भारत का जो भौगोलिक भाग है वह अलग अलग है। कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं मैदानी भाग हैं, कहीं पठारी क्षेत्र हैं, कहीं पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, कहीं द्वीपीय क्षेत्र हैं। तो क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ये जो हमने पंजाब, हरियाणा और यूपी की बात की, ये गंगा जमुना के दोआब की बात है। 2 धन आब, 2 जलों के बीच की भूमि संसार की सबसे अधिक उपज क्षमता वाली भूमि होती है ये। तो भारत में जो है इस क्षेत्र को मिलाते हुए लगभग 40 से 50% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा अधिक है। बाकी जगह तो हम मानसून पर ही निर्भर हैं, वर्षा पर ही निर्भर हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस अध्याय को समझ लिया कि पालमपुर की खेती स्थिर है और उसी स्थिर भूमि से ये लोग अधिक पैदावार उगा लेते हैं। अब बारी है आपकी, बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्नावली हल करना है। चलो, खरीफ और रबी की फसलों में 3 अंतर लिखिए। भूमि को नापने की मानक इकाई क्या है? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? हरित क्रांति से किसानों को क्या लाभ हुए? तथा HIV का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर HIV जो है, HIV नहीं है, एक्चुअल में HYV है। ये क्या है? HYV, H फॉर H, Y फॉर Y और V फॉर V। तो HYV जो है उसका पूरा नाम आपको लिखना है। तो चलिए, आप लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले अध्याय की रिकॉर्डिंग भी करना है और तैयार भी करना है। उसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।